नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज है 6 जून। आज के हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आपको सबको पता है कि 5 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है। एवरी 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये तो सबको पता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा। मैंने इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन पूछा, जो कि मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी एग्जाम में, कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई? व्हेन इट वाज स्टार्टेड टू बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कब हुई थी? क्या 1971 में हुई थी? क्या 72 में हुई थी? 73 में हुई? 74 में हुई थी? कुछ लोग 1972 लगाएंगे, बिल्कुल सही है, आधा। लेकिन बात देखो क्या हुआ था। पर्यावरण को बचाने के लिए 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। क्या बुलाई गई थी? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। मतलब पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको इनविटेशन दिया गया था कि आइए और चर्चा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। उसमें निर्णय लिया गया कि हमें पर्यावरण को बचाना है, पॉल्यूशन को कम करना है, और भी जो भी पर्यावरण की चिंताएं और भी जो कंसर्न है उनको एड्रेस करना है। तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए 1974 से शुरू हुआ। क्या? एवरी 5 जून इट वुड बी ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 1974। इसी से क्वेश्चन जो करंट का क्वेश्चन है, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई है या बहुत कम लोगों की नज़र गई है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए कौन से देश को ग्लोबल होस्ट बनाया गया। यानी कि इस बार का ग्लोबल होस्ट कौन है? अब कहोगे ग्लोबल होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है मेजबान। मेजबान मतलब जो मेहमान का क्या करता है? आवभगत करता है। तो मेजबान होस्ट। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप होस्ट होते हैं। तो हर एक साल किसी ना किसी एक देश को ये जिम्मा दिया जाता है कि वो पर्यावरण दिवस को की मेजबानी करे। तो इस बार मेजबान कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बार का ग्लोबल होस्ट कंट्री कौन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करने के लिए? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आपको बारे में जानकारी होगी, रोज़े सुनते रहते होंगे। पाकिस्तान हमारा सबसे शांतिप्रिय पड़ोसी मुल्क है। हाँ हाँ नहीं हाँ, बाकी तो आपको पता ही है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या नाम है? क्या राजधानी है? इस्लामाबाद। और इसकी करेंसी रुपया है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया। अब ये नहीं कि अपना इंडियन रुपया लेकर जाओ वहाँ टॉफ़ी बिस्कुट खरीदने लगो, नहीं, वो उनकी अपनी अलग करेंसी है, लेकिन रुपीज़ ही है उनका, पाकिस्तानी रुपीज़। क्लियर है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, जो पहले क्रिकेटर हुआ करते थे। तो अब जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये मनाया गया है 1974 से शुरू हुआ है। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, ठीक है। अब की बार का थीम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस ईयर थीम है। देखिए, प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ थीम होता है। तो थीम क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। कुल मिला के समझिए कि पर्यावरण के पुनरुद्धार करने का ये काम किया जाएगा। तो री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर इस साल का थीम है। और इस बार का ग्लोबल होस्ट कौन है? पाकिस्तान है। क्लियर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पर्यावरण सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 72 में। और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज यानी आर्टिफिशियल सन बनाने का काम किया है? क्लियर है, बहुत ज़्यादा चर्चे में है, निश्चित तौर पर एग्जाम में बन सकता है। अमेरिका, जापान, रूस और चीन। तो सही आंसर इसका क्या होगा? चीन। बहुत सारे लोग डाउट में हो गए कि यार कृत्रिम सूरज बनाया और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देख लेते, पहले न्यूज़ देख लेते, फिर बैकग्राउंड आपको क्लियर करेंगे। तो चीन के आर्टिफिशियल सूरज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 100 सेकेंड तक पैदा किया 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान। अब कहोगे ये कैसे? 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ये लगभग सूर्य के तापमान से 8 गुना जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग, हमारे सूरज चाचू हैं, यानी सूर्य है। सूर्य क्या? एक प्रकार का तारा है, ठीक है, जो कि हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का केंद्र है, ठीक है, हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यहीं से एनर्जी रिलीज होती है और पूरे ग्रह पर वो प्रसारित होती है। क्लियर है। तो किसी भी ग्रह पर एनर्जी का जो ओनली यानी प्राइमरी सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य का जो टेम्परेचर है, अगर हम बात करें सूर्य का जो टेम्परेचर, तो जो सरफेस पर टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा,
कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये बताता रहता हूँ, ये नोट किया करें। क्लियर है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सरफेस टेम्परेचर यानी सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें यानी कोर की बात करें, कोर का तापमान बढ़कर हो जाता है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1.5 करोड़। तो कोर यानी कि केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका 8 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 करोड़। तो चीन ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया जिससे उन्होंने 100 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट किया। तो हो गया ना एक तरह का आर्टिफिशियल सूर्य। अब कहोगे ये जो है ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, सूर्य जो है उसकी एनर्जी कहाँ से आती है? प्रश्न ये उठता है ना, अगर सूर्य सबको एनर्जी देता है तो सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए एक न्यूक्लियर फिजिकल कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्या बोलते हैं? परमाणु संलयन। हाँ, परमाणु संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। दो तरह की प्रक्रिया होती है, परमाणु विखंडन, एक होती है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन के बारे में कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में मिले और मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और उससे एनर्जी बनती है, तो इसे परमाणु संलयन कहा जाता है। दो कंसेप्ट है कि क्या मिलेंगे? दो छोटे छोटे नाभिक मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे? बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी क्या कहते हैं कि एनर्जी भी रिलीज होना है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए। जैसे कि जो सूर्य हमारा है उसकी जो एनर्जी का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? उसके केंद्र में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाती हैं? हीलियम। जैसे 1H1 ये 2He4 बन जाता है, प्लस भारी मात्रा में एनर्जी बनती है यानी विस्फोट होता है। तो ये जो लगातार विस्फोट होता रहता है, लगातार संलयन की क्रिया होती रहती है, फ्यूज़न की क्रिया होती रहती है, इसी से सूर्य की एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी पूरे विश्व में या पूरे हमारे सोलर सिस्टम में प्रवाहित हो जाता है। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चीन ने क्या किया है? एक यंत्र बनाया है जिसमें इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट किया गया और 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगभग 100 सेकंड तक प्राप्त किया गया। इसलिए ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्लियर हुआ? चीन के बारे में आपको पता ही है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। कैपिटल क्या है? बीजिंग है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? जी जिनपिंग है। और इसकी करेंसी क्या है? रेनमिनबी। ये भी 3-4 दिन से आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे तो याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमने कंसेप्ट, उसका जो केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट है वो भी दिख लेंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है? सूर्य की एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। और संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं। और साधारणतः किसका किसका होता है? हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यहाँ में 33% रिजर्वेशन देने का फैसला किया? मतलब समझ रहे हैं, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, उसके 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। किस राज्य के द्वारा? ये बिहार के द्वारा उठाया गया। क्यों? ताकि बिहार में लड़कियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जा सके, उन्हें इंस्पायर किया जा सके और जिससे बेहतर तरीके का विमेन एम्पावरमेंट हो सके। विमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण। जब तक वो तकनीक सीखेंगे नहीं तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी दिशा में ये कदम उठाया गया। क्लियर है? तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझिए बिहार के बारे में जान लीजिए। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और इसकी गवर्नर इस समय कौन है? फगू चौहान। कौन है? फगू चौहान। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार, उनको जो है नीतीश कुमार बोल देते हैं, तो नीतीश कुमार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन, हाल ही में डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया है। बुकर प्राइज का मतलब एक होता है, ये इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर में जो है एक पुरस्कार दिया जाता है साल भर में, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या इफ़ेक्टिव रचना की गई होती है, कोई क्रिएशन किया गया होता है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस बार सम्मानित किया गया किसको? डेविड डायोप को। वो किस देश के नागरिक हैं? तो किस देश के नागरिक हैं बच्चा? वो फ्रांस के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं? फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। और जिसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और उसकी जो करेंसी होती है वो फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है और यूरो भी है, दोनों है, फ्रैंक भी है और यूरो भी है। क्लियर है? फ्रैंक उनकी लोकल करेंसी है और यूरो उनकी जो है वो ग्लोबल करेंसी है। समझ में आ रहा है?
तो ये डेविड डायोक के बारे में है। एक और क्वेश्चन बन सकता है इससे से कि किसको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? डेविड डायोक, नाम याद रखिएगा। और कौन सा देश देता है ये? यूके देता है। कौन देता है? यूके के द्वारा दिया जाने वाला ये बुकर प्राइज है। क्लियर है? आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन्हें किस बुक के लिए दिया गया है, कौन सा ऐसा बुक उन्होंने लिखा था जिसमें इनको अवार्ड दिया जाए। ये आपका टास्क है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको सर्च करते हैं, क्योंकि घुमा के प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस कार्य के लिए, यानी किस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नाइट से शुरू होता है, मैं बता सकता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा यकीन है कि आगे होने वाले जो साल भर के एग्ज़ाम हैं, जितने भी साल भर के अंदर, चाहे राज्य स्तरीय एग्जाम होंगे चाहे केंद्र की होंगी, उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। डेफिनेटली किसी ना किसी सेट में पूछा जाएगा। मार्क माय वर्ड। क्लियर है? मेरी इस शब्द को ध्यान रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को बोलते हैं कि सतत विकास सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर क्या है? केरल। क्या है? केरल। अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं, थोड़ा रिपोर्ट के बारे में बात करें। केरला रिटेन्स टॉप रैंक, बिहार एट बॉटम। तो टॉप रैंकर याद रखना चाहिए, वो बिहार टॉप बॉटम पे है। ठीक है, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2021, और इसमें पूरा उनके परसेंटेज के बारे में, कौन किसने कितना परफॉर्म किया था, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, सब चीज़ें लिखे हैं। वो आपको जानने की जरूरत नहीं। जो UPSC की एग्जाम तैयारी करते हैं उनको क्राइटेरिया वगैरह जानना चाहिए कि किस क्राइटेरिया में दिया जाता है। क्लियर? आपके लिए बस इतना पता होना चाहिए कि रैंकिंग क्या है, किसकी है, बॉटम पे कौन है, टॉप पे कौन है, और ये कौन जारी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बहुत पूछा जाता है, घुमा के प्रश्न बन सकता है कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कौन सी संस्था जारी करती है? नीति आयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है भारत सरकार की, जो पॉलिसी मेकिंग में सरकार को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है तो देख लेते हैं। जो SDG है, SDG का मतलब समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई है? 2015। किसने शुरुआत की? 2015 में। किसने शुरू किया है? यूनाइटेड नेशन ने। क्या? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये टारगेट दिया गया है। किसको दिया गया है? सभी देशों को टारगेट दिया गया है कि वो 2030 तक, कब तक? 2030 तक क्या करें? अपने विकास की इस तरह की नीतियां अपनाएं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी सतत विकास हो। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। समझ में आया? पहले फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कौन जारी करता है? सॉरी, किसका ये टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो यूनाइटेड नेशन का है। कब हुआ था? 2015। कब तक का टारगेट है बच्चा? 2030। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कितने टारगेट दिए गए? तो 17 क्षेत्र तैयार किए गए। देयर आर 17 एरियाज। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC, UPPSC या राजस्थान, कोई भी इस राज्य की सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं या केंद्र की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये 17 के 17 गोल याद होने चाहिए, फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में लिखने में बहुत काम आता है। प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर पे कौन सा टारगेट है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे, ऐसे करके 17 गोल निर्धारित किए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि सभी देशों को 2030 तक प्राप्त करने हैं। क्लियर है? तो इसी दिशा में सभी देश क्या कर रहे हैं? इन्हीं टारगेट को ध्यान में रखकर अपने देश में नीतियां बना रही हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो भी नीतियां बनाएंगे उसमें ये टारगेट होनी चाहिए। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? ध्यान दीजिए, विकास का मतलब आप लोग समझते हैं। विकास, देखो, एक वर्ड होता है विकास और एक होता है वृद्धि। वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। वृद्धि का मतलब होता है कि क्वांटिटी में इंक्रीमेंट। क्वांटिटी में इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले आप 1200 रुपये कमा रहे थे, आज 1500 रुपये कमा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रोथ हुई है, लेकिन क्या विकास हुआ है? तो विकास क्वांटिटी को उतना ज़्यादा मायने नहीं देता, वो क्वालिटी को मायने देता है कि आपकी जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ है। 1200 से 1500 पे आ गए, हो सकता है महंगाई भी उसी दिशा में बढ़ी हो, तो आपकी आमदनी तो वही रह गई ना। तो क्या आपकी कंजम्पशन बढ़ा? क्या आपका जो है लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ आपकी एजुकेशन का लेवल बढ़ा, आपकी हेल्थ का लेवल बढ़ा,
या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल पड़ा, क्या ये सब भी यानी ये क्वालिटी में बदलाव हो रहा है तो आप विकास कर रहे हैं, अदरवाइज आप वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट विकास इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, विकास तभी होगा जब वृद्धि होनी चाहिए। बिना ग्रोथ के आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। और ग्रोथ किस तरह का होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ठीक, तो एक था विकास, दूसरा है सतत विकास। अब होता क्या, विकास करते करते कभी कभी हम जो है क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। जैसे जो भी गलतियां करते हैं उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए सतत विकास का कंसेप्ट आया है। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके 3 क्राइटेरिया हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन उसमें 3 चीज़ें काउंट करेंगे कि उसमें सोशल डेवलपमेंट भी हो, सोशल यानी सामाजिक विकास भी हो, दूसरा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी हो, पर्यावरण का भी विकास हो, तीसरा इकोनॉमी। समझ में आया? तो हम 3 डायमेंशन में विकास करेंगे। तीनों डायमेंशन क्या क्या है? सबसे पहला है इकोनॉमी, कि भैया हम आर्थिक तौर पर प्रगति करेंगे। दूसरी, आर्थिक तौर पर प्रगति का मतलब सबको अवसर देंगे आगे बढ़ने के लिए, सबको अवसर दिया जाएगा। दूसरा है इकोनॉमी में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या देंगे, सबको हाउसिंग देंगे, सबको पेयजल देंगे। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक। सोशल प्रोग्रेस क्या होता है? सोशल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि हम जो है लोगों को आमदनी बढ़ाने का मौका देंगे, लेकिन सोशल इनइक्वलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब असमानता ना बढ़े। असमानता ना ही जाति के आधार पर हो, ना ही सेक्शन के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। अब पता लगा पुरुष खूब विकास कर लिए या महिला विकास नहीं कर पाई, या महिला खूब विकास कर लिए पुरुष विकास नहीं कर पाई, ये नहीं। हमें लैंगिक असमानता को भी दूर करना है, तो सोशल प्रोग्रेस को भी ध्यान में देता है। और तीसरा जो डायमेंशन है क्या, वो पर्यावरण, कि हम विकास ऐसा करेंगे जिससे इन्वायरमेंट को खतरा ना हो। समझ में आया? जब ये 3 डायमेंशन पे, इन 3 टारगेट पर हम काम करेंगे तो वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये 3 टारगेट कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट। ये 3 तरह के विकास करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल दिए हैं। कितने? 17 गोल दिए हैं। और इन्हीं 17 गोल को प्राप्त करना है। भारत ने भी अपनी जो भी नीतियाँ बनाई हैं वो इसी के मद्देनज़र बनाई है, और नीति आयोग इसमें सहायता कर रहा है। इसलिए देख रहा है कि राज्यों में उस तरह के काम हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए नीति आयोग इस तरह का प्रत्येक वर्ष एक इंडेक्स जारी करता है। अब नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके CEO यानी मुख्य विकास अधिकारी हैं अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होते, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। और इस समय कौन है? माननीय मोदी जी। इस समय दाढ़ी उड़ी बढ़ा रहे हैं, देश भी बढ़ेगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, भरोसा रखिए। और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है लोकतंत्र में। हाँ, समझ में आ ही गया होगा चुनाव में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। समझ में आया? न्यू दिल्ली। नीति आयोग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जिनको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।